नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं यूपी टीजीटी में फिजिक्स से एक महत्वपूर्ण चैप्टर वाइब्रेशन इन अ स्ट्रेच वायर। तो सबसे पहले ये डायग्राम है, ध्यान से देखते हैं इसे। ये ट्रांसवर्स वेव है, इसमें लॉन्गिट्यूड वेव्स है। तो फिगर तनी हुई डोरी में कंपन, जबकि उसके दोनों सिरे एक किसी दृढ़ आधार से कसे हुए हैं। एक तनी हुई डोरी की संपूर्ण लंबाई L, द्रव्यमान तथा तनाव बल T है। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान M बराबर M अपान L। यदि तार के L खंडों में कंपित कराया जाए तो इससे दो निस्पंद तथा एक प्रस्पंद प्राप्त होते हैं, नोड्स और एंटी नोड। तरंग के बनने में माध्यम के कुछ कण स्थिर प्रतीत होते हैं, इन्हें नोड्स निस्पंद कहा जाता है। माध्यम के वे कण जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं उन्हें एंटी नोड्स प्रसंद कहा जाता है। तार को कंपित कराने पर उत्पन्न कंपन की आवृत्ति, तरंग की चाल व तरंग दैर्घ्य के पदों में v बराबर n लैम्डा, n बराबर v अपान लैम्डा। यदि तार को एक खंडों में कंपित कराया जाए तो उत्पन्न आवृत्ति मूल आवृत्ति फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मूल आवृत्ति के लिए कंपन n1 बराबर v अपान लैम्डा 1, n1 बराबर v अपान 2l, v अपान लैम्डा 1। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए तनाव बल के पदों में निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। v बराबर रूट टी अपान m, n1 बराबर 1 अपान 2l रूट टी अपान m, m बराबर m अपान l। l क्या है, t क्या है, टेंशन है। यदि तार को दो खंडों में कंपित कराया जाए तो n2 बराबर v अपान लैम्डा 2, n2 बराबर 2 अपान 2l रूट t अपान m। इसी प्रकार तार को तीन खंडों में कंपित कराने पर उत्पन्न कंपन की आवृत्ति n3 बराबर v अपान लैम्डा 3, 3v अपान 2l, n3 बराबर 3v अपान 2l। तो n3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 अपान 2l रूट ऑफ t अपान m। तनी हुई डोरी में कंपन का अनुपात n1 अनुपात n2 अनुपात n3 बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। यदि तार को p खंडों के लिए कंपित कराया जाए तो उत्पन्न आवृत्ति का मान np बराबर p अपान 2l रूट t अपान m, m बराबर m अपान l। m बराबर m अपान l, v रो अपान l। तो a l रो अपान l, a रो अपान पाई r स्क्वायर रो। np बराबर p अपान 2l रूट t अपान पाई r स्क्वायर रो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तनी हुई डोरी में अप्रागामी तरंगें उत्पन्न होती। तनी हुई डोरी में दृढ़ तथा मुक्त सिरे से परावर्तन तथा अप्रागामी तरंगें बनती हैं। तनी हुई डोरी के लिए तनाव लंबाई द्रव्यमान के नियम np इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, np अपान रूट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, np प्रोपोर्शनल टू 1 अपान l, np प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट m, np रूट m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक ही पदार्थ के एक समान द्रव्यमान परंतु अलग अलग लंबाइयों में एक समान तनाव बल उत्पन्न करने पर आवृत्तियों का अनुपात n1 अपान n2 बराबर l2 अपान n1। तो n1 अपान n2 बराबर रूट t1 अपान t2, n1 रूट m1 बराबर n2 रूट m2। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए कंपन की आवृत्ति np बराबर p अपान 2l रूट t अपान m। किसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग एक खंडों के लिए कंपित कराई जाए तो उत्पन्न आवृत्ति n बराबर p अपान l रूट t अपान m, n बराबर 1 अपान 2l रूट t अपान m। यदि उसी डोरी में एक खंड के लिए मूल आवृत्ति अप्रागामी तरंग उत्पन्न की जाए तब अनुदैर्घ्य के लिए n अपान 2 बराबर 1 अपान 2l रूट t अपान 4m। अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग की मूल आवृत्ति को उत्पन्न कराने के लिए अनुप्रस्थ तरंग की मूल आवृत्ति की तुलना में डोरी की समान लंबाई तथा समान द्रव्यमान के लिए तनाव बल एक चौड़ाई कम आरोपित करना पड़ता है। यदि तनाव बल एक समान लिया जाए तो डोरी एक ही लंबाई तथा नियत द्रव्यमान के लिए आवृत्तियों में भिन्नता या अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तनी हुई डोरी में कंपन के विस्थापन का समीकरण, तरंग की ऊर्जा कण का वेग। तनी हुई डोरी में अप्रागामी तरंगें उत्पन्न होती हैं परंतु
दृढ़ सिरे से परावर्तन के पश्चात आपतित तथा परावर्तित तरंगों में अध्यारोपण की घटना होती है, जिससे एक नई तरंगिका उत्पन्न हो जाती है जो समय के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होती है। इसे अप्रागामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरी में विस्थापन का समीकरण y बराबर a साइन 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स। कण का वेग dy बाई डी टी इक्वल टू a कॉस 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स v 2 पाई अपान लैम्डा v रो बराबर 2 पाई a v अपान लैम्डा कॉस 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ए पी क्या हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर a साइन 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ई टी बराबर 1/2 यम डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ई टी बराबर 1/2 एम। तनी हुई डोरी में तरंग की कुल ऊर्जा सूक्ष्म लंबाई के लिए डी यू बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर यम डी एक्स। एकांक लंबाई में तरंग की ऊर्जा डी यू अपान डी एक्स बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर यम बराबर यम अपान एल। ऊर्जा प्रवाह की दर डी यू अपान डी टी बराबर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर यम डी एक्स अपान डी यू अपान डी टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर यम वी। यदि तार को पी खंडों में कंपित कराया जाए जबकि इसके दोनों सिरे बंधे हैं तो तार में उत्पन्न निस्पंद नोड्स की संख्या p+1 तथा प्रस्पंद एंटीनोड की संख्या p के बराबर होती है। अब देखते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में आ जाते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं अप्रागामी तरंग किसी निश्चित परिसीमा के अंदर आपतित तथा परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से एक नई तरंगिका उत्पन्न होती है जो कि समय के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होती है, जिसे अप्रागामी तरंग कहते हैं। अध्यारोपण की घटना में तरंगों के आयाम आवृत्तियां लगभग समान अथवा एक समान होती हैं। तरंगों में अध्यारोपण की घटना नहीं होती क्योंकि इनके आयाम बहुत अधिक होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा अप्रागामी तरंग का बनना किसी निश्चित परिसीमा के अंतर्गत प्रागामी तरंगे तथा इनके स्पंद या पल्सेस बाउंड्री की सतह से टकराकर वापस हो जाते हैं। इस प्रकार आपतित तथा परावर्तित तरंगों के मध्य अध्यारोपण की घटना से अप्रागामी तरंग प्राप्त होती है। किसी परिसीमा से तरंगों का परावर्तन दो प्रकार से संभव होता है। मुक्त सिरे से परावर्तन द्वारा अप्रागामी तरंग का बनना किसी परावर्तक तल पर आपतित प्रागामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, जबकि माध्यम के कण तरंग गति के लंबवत तल में कंपित करते हैं। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुक्त सिरे से परावर्तन के पश्चात प्रागामी तरंग के विस्थापन का समीकरण y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपान 2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपान 2। वाई बराबर a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, वाई बराबर 2a कॉस 2 पाई अपान लैम्डा एक्स साइन ओमेगा 2 पाई बाई टी 2 पाई अपान टी। अब प्रागामी तरंग का परिणामी आयाम एन बराबर 2a कॉस 2 पाई लैम्डा अपान 2 पाई एन अपान लैम्डा। अधिकतम आयाम के लिए कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1 बराबर कॉस प्लस माइनस एम पाई और कॉस एम लैम्डा। 2 पाई एक्स अपान लैम्डा बराबर प्लस माइनस एम पाई से पाई कट गया तो एक्स बराबर एम लैम्डा अपान 2। ए मैक्स बराबर प्लस माइनस 2a। अब प्रागामी तरंग के बनने में अधिकतम तीव्रता आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई बराबर के ए स्क्वायर, आई बराबर के 2a का होल स्क्वायर, आई बराबर 4k a स्क्वायर। अब प्रागामी तरंग के बनने में न्यूनतम आयाम के लिए विस्थापन की स्थितियाँ कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा बराबर 0, कॉस 2m प्लस 1 अपान 2 पाई, 2 पाई एक्स अपान लैम्डा बराबर 2m प्लस 1 अपान 2 पाई, एक्स बराबर 2m प्लस 1 लैम्डा अपान 2 तो एक्स बराबर 2m माइनस 1 लैम्डा अपान 4, एम बराबर 1 2 3। तीव्रता क्या हो जाएगी आई बराबर 0। दृढ़ सिरे से परावर्तन द्वारा अप्रागामी तरंग का बनना
y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे y बराबर माइनस 2a कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए अध्यारोपण जबकि तरंगें किसी परिसीमा से परावर्तित होती हैं। रिलेशनशिप बाई फ्री एंड x1 बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, x2 बराबर a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स निगेटिव डायरेक्शन में। x बराबर x1 प्लस x2, x बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, x बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, x बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2a कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। रिफ्लेक्शन बाई रिजिड एंड x बराबर x1 प्लस x2 से ये हो जाएगा पूरा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया x बराबर 2a साइन ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। अब प्रागामी तरंग का बनना है t बराबर 0, t बराबर t बाई 8, t बराबर t बाई 4, t बराबर 3 t बाई 8, t बराबर t बाई 2, t बराबर 5t अपान 8, t बराबर 3t अपान 4, t बराबर 7t अपान 8, t बराबर t। अब प्रागामी तरंग के बनने में तरंगें माध्यम के दो स्थिर बिंदुओं के मध्य फैलती तथा सिकुड़ती हैं, अर्थात ये तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती तथा समय के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होती हैं। अब प्रागामी तरंगों के बनने के में माध्यम कुछ कण स्थिर प्रतीत होते हैं जिन्हें निस्पंद या नोड्स कहा जाता है तथा माध्यम के कुछ कण अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होते हैं जिन्हें प्रस्पंद या एंटीनोड कहा जाता है। अप्रागामी तरंग के बनने के उदाहरण बंद तथा खुले आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंगें बनती। सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में तबला ढोलक, वाद्य यंत्रों में तबला ढोलक वायलिन इत्यादि। बंद तथा खुले आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंगों का बनना। बंद आर्गन पाइप यल बराबर L1 बाई 4, L1 बराबर 4L, L बराबर 3 लेमडा 2 अपान 4, लेमडा 2 इक्वल टू 4L अपान 3। तो इससे N1 N2 N3 का रेशियो आ गया 1:3:5, अर्थात बंद आर्गन पाइप में केवल विषम आवृत्ति उत्पन्न होती है। बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न ध्वनि ग्रेव साउंड मोटी आवाज़ उत्पन्न होती है। अप्रागामी तरंग के बनने में माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर एकांतर क्रम से दाब का मान अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होता है। जिन स्थानों पर दाब अधिकतम होता है वहाँ नोड्स तथा जिन स्थानों पर दाब न्यूनतम होता है वहाँ एंटीनोड प्राप्त होते हैं। आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंग का बनना अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। लाप्लास से संशोधन। लाप्लास के अनुसार किसी आर्गन पाइप में वायुस्तंभ को कंपित कराने पर प्रस्पंद की स्थितियां ठीक खुले सिरे पर न प्राप्त होकर वायु में कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती हैं। इस प्रकार एंटीनोड तथा नोड के बीच तरंगों की तरंगदैर्घ्य आर्गन पाइप की लंबाई से अधिक हो जाती है। अतः आर्गन पाइप की लंबाई में ई जोड़कर तरंगों द्वारा तय की गई दूरी के बराबर तय कर लिया जाता है। L प्लस ई बराबर लेमडा 1 अपान 4, लेमडा 1 इक्वल टू 4L प्लस ई, N1 बराबर V अपान लेमडा 1। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बंद आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। बंद आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंग के बनने के लिए कण के कंपन का वेग y बराबर माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। डी वाई बाई डी टी बराबर UP इक्वल टू 2a ओमेगा साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। बंद आर्गन पाइप में अप्रागामी तरंग के बनने की तरंग की तीव्रता तथा औसत ऊर्जा घनत्व I बराबर E अपान AT 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर रो V U इक्वल टू E अपान V 2 पाई स्क्वायर N स्क्वायर A स्क्वायर रो। अप्रागामी तरंग के बनने में दाब की स्थितियाँ E बराबर माइनस डेल P अपान डेल V अपान V, डेल P इक्वल टू माइनस E इंटू डेल V अपान V। तो डेल P बराबर माइनस E
डेल डी वी अपान डी एक्स। तो डेल पी इक्वल टू ई टू ए के कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन। बोथ इवन एंड ऑड फ्रीक्वेंसी आर प्रोडक्ट N1 N2 N3 1:2:3। खुले आर्गन पाइप में सम व विषम दोनों प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। खुले आर्गन पाइप में बंद आर्गन पाइप की अपेक्षा मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। खुले आर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर 2a cos के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। लाप्लास संशोधन के पश्चात खुले आर्गन पाइप में आवृत्ति N1 बराबर v अपान 2l प्लस 1.2 गामा। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब कोई दोलनकारी वस्तु के कंपन से उत्पन्न आवृत्ति के प्रभाव से किसी माध्यम अथवा अन्य दोलनकारी वस्तु में कोई कंपन उत्पन्न होता है तथा किसी विशेष स्थिति में दोनों कंपन की आवृत्ति एक समान व तीव्रता व आयाम अधिकतम प्राप्त होता है तो रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में विस्पंदनों की संख्या नंबर ऑफ नोट्स शून्य होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी L1 प्लस ई अपान L2 प्लस ई बराबर λ/4 3 λ/4। तो इसको सॉल्व करेंगे E इक्वल टू L2 माइनस 3 L1 अपान 2। तो V इक्वल टू n लैम्डा, L लैम्डा इक्वल टू 2 L2 माइनस L1। n बराबर आ जाएगा V अपान 2 L2 माइनस L1। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। किसी अन्य ताप पर ध्वनि की चाल V1 बराबर V0 प्लस थीटा ओमेगा टी। अनुनाद नली में जल के स्थान पर किसी और द्रव का प्रयोग किया जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहती है। रेजोनेंस ट्यूब में दो विभिन्न लंबाई 30 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर के लिए अनुनादित आवृत्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में अनुनादित आवृत्ति बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? n बराबर 332/2 31 माइनस 30 n बराबर 16,600। अनुनाद नली में प्रथम अनुनाद की अवस्था 40 सेंटीमीटर लंबाई के लिए प्राप्त होती है। अनुनाद नली की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ज्ञात है। इस अवस्था में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य अनुनादित आवृत्ति ज्ञात करो। v बराबर 330 मीटर पर सेकंड। L1 प्लस ई बराबर λ/4। लैम्डा इक्वल टू 184.4। v इक्वल टू n लैम्डा। तो n इक्वल टू 177.55। y1 y2 y3 y4 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स y1 की वैल्यू और y3 ये सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाई द कम्बिनेशन ऑफ y1 y2 y4। y इक्वल टू a cos 100 ओमेगा x साइन 0.5t। वेलोसिटी वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। 2a इक्वल टू 6 a इक्वल टू 3 k इक्वल टू 100 पाई 2 पाई अपान लेमडा इक्वल टू k। तो 2 पाई अपान लेमडा इक्वल टू 100 पाई। n इक्वल टू 0.2। अनुनाद की घटना में विस्पंदों की संख्या Vt1 बराबर N1 2 L2 माइनस L1। Vt2 इक्वल टू N2 2 L2 माइनस L1। लंबाई में परिवर्तन के कारण नंबर ऑफ बीट्स 2 N1 L2 माइनस L1 V2 N2 L3 माइनस L2। मूल स्वरक तथा अधिस्वरक। कंपन की प्रथम आवृत्ति को मूल स्वरक कहते हैं। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों का एक व्यवस्थित क्रम जिससे कोई मधुर ध्वनि प्राप्त होती है तथा जिससे किसी स्केल पर तैयार किया गया हो, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सारे गामा पा धा नी सा। मूल आवृत्ति के पश्चात उत्पन्न आवृत्तियों का किसी माध्यम में अध्यारोपण होता है किसी स्केल के अनुसार, तो उन्हें ओवरटोन कहते हैं। सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन कहते हैं। किसी खुले आर्गन पाइप का प्रथम
प्रथम अधिस्वरक बंद आर्गन पाइप के मूल आवृत्ति के बराबर है। तो आगे आर्गन पाइप की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। 2V/2L1 NP बराबर रो PV अपान 2L। ये N क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4, L2 अपान L1 बराबर 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन खत्म हुआ। अब देखते हैं बीट्स, विस्पंद। बीट्स कैसे होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y बराबर y1 प्लस y2 और जितने भी रहेंगे सबको ऐड कर देते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बीट्स और स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे हम देखते हैं बीट्स, विस्पंद। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें उत्पन्न की जाती हैं जिनकी आवृत्तियाँ असमान तथा लंबाई लगभग समान होती हैं तथा आर्गन आयाम एक समान तरंगें किसी निश्चित दिशा में गतिशील होता है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम में क्रमशः उतार व चढ़ाव प्राप्त होता है। इस घटना को विस्पंद कहते हैं। विस्पंद के लिए शर्तें क्या होती हैं, विस्पंद के बनने में आवृत्तियां असमान होती हैं, कालांतर स्थिर नहीं होता है, मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होता है। मीडियम क्या होता है, नॉन डिस्पर्सिव होता है। विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद की घटना में एकांक समय में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। विस्पंद आवृत्ति का मान किन्हीं दो तरंगों के लिए उनकी आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। विस्पंद आवृत्ति की गणना, ध्वनि स्रोत के समीप x बराबर 0 अर्थात तरंगों का विस्पंद शून्य होगा। y1 बराबर a sin ओमेगा 1t माइनस kx इक्वेशन फर्स्ट, और y2 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx इक्वेशन सेकंड। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। y बराबर a sin ओमेगा t प्लस साइन 0 ओमेगा टी। तो a कॉमन हो गया, 2 sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टी इंटू कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टी। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2a कॉस n1 माइनस n2 टी साइन पाई n1 प्लस n2 टी। विस्पंद की घटना में परिणामी आयाम AR बराबर 2a कॉस पाई n1 माइनस n2 टी। अधिकतम आयाम व तीव्रता के लिए कॉस पाई n1 माइनस n2 टी बराबर प्लस माइनस 1। तो पाई n1 माइनस n2 टी बराबर प्लस माइनस k पाई, n1 माइनस n2 बराबर प्लस माइनस k बाई टी, n1 माइनस n2 बराबर प्लस माइनस k बाई टी, n1 माइनस n2 बराबर x बराबर प्लस माइनस k बाई टी। विस्पंद की घटना में वह समयांतराल जहाँ पर तीव्रता व आयाम अधिकतम प्राप्त होता है, t बराबर k अपान n1 माइनस n2। वह समयांतराल जिसमें विस्पंद की घटना में तरंगों की तीव्रता व आयाम न्यूनतम होती है। कॉस n1 माइनस n2 टी बराबर कॉस 2rn प्लस 1 बाई 2 पाई, n1 माइनस n2 टी बराबर 2k प्लस 1 बाई 2, टी बराबर 2k प्लस 1 बाई 2 n1 माइनस n2, टी बराबर 1 अपान 2 n1 माइनस n2 3 n1 माइनस n2। ऐसे ये चलता जाएगा। दो न्यूनतम तीव्रताओं के मध्य अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। विस्पंद की घटना ध्वनि तरंगों में प्रयोग होती है। विस्पंद की घटना में आवृत्तियों के अंतर का मान प्रति सेकंड 10 से अधिक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विस्पंद सुनाई देने के लिए समयांतराल न्यूनतम 1 प्रति सेकंड होता है। अर्थात विस्पंद की घटना सुनाई देने के लिए प्रति सेकंड विस्पंदों की 1 to 10 होनी चाहिए, जिससे कम अथवा अधिक प्राप्त होने पर विस्पंद सुनाई नहीं पड़ता। विस्पंदों के उपयोग, ध्वनि यंत्रों को सम स्वर में लाने के लिए किसी स्वरित्र की आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए विस्पंदों के उपयोग किया जाता है। खनन में या खनिज पदार्थों को निकालते समय उसमें उपस्थित ज्वलनशील गैसों का पता लगाया जाता है। किसी स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना, दो स्वरित्र एक साथ कंपित कराए जाने पर यक्ष विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। यदि किसी एक स्रोत को ज्ञात आवृत्ति n1 है तो दूसरे स्रोत के आवृत्ति n2 बराबर n1 प्लस माइनस x होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे। विस्पंदों की संख्या पर मोम का प्रभाव, किसी स्वरित्र की भुजाओं पर अथवा तनी हुई डोरी की सतह पर मोम की पतली परत चढ़ा दी जाए जबकि तनाव बल लंबाई नियत हो, तो इस अवस्था में कंपन की आवृत्ति घट जाती है। दो स्वरित्र एक साथ कंपित कराए जाते हैं तो उनसे 68
6 B प्रति सेकंड सुनाई पड़ती है। यदि उनमें से एक ज्ञात स्वरित की आवृत्ति 300 हर्ट्ज है तो अज्ञात स्वरित्र की संभावित आवृत्तियाँ n2 बराबर 300 प्लस 6 बराबर 306, n2 बराबर 300 माइनस 6 बराबर 394। यदि ज्ञात आवृत्ति वाले स्वरित्र की भुजाओं पर थोड़ी सी मोम की परत चढ़ा दी जाए तो मोम लगाने के पश्चात पुनः दूसरे स्वरित्र के साथ कंपन कराने पर 4B प्रति सेकंड प्राप्त होती है। तब दूसरे स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति होगी n2 बराबर n1 माइनस x, n2 बराबर 300 माइनस 6, n2 बराबर 294 हर्ट्ज। इस प्रकार मोम लगाने के पश्चात विस्पंदों की संख्या बढ़ जाती है। तब अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति n2 बराबर n1 प्लस x होगा। 300 प्लस 6 बराबर n2 बराबर 306 हर्ट्ज होगा। दो स्वरित्र एक साथ कंपन कराए जाने पर यक्स b प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। उनमें से एक स्वरित्र की ज्ञात आवृत्ति n1 तथा दूसरे स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति n2 है। अतः n2 के संभावित मान n2 बराबर n1 प्लस माइनस x। यदि अज्ञात आवृत्ति वाले स्वरित्र की भुजाओं पर थोड़ी सी मोम की परत चढ़ा दी जाए तथा पुनः प्रथम स्वरित्र के साथ कंपित कराने पर विस्पंदों की संख्या पहले की अपेक्षा घट जाती है तो इस अवस्था में दूसरे स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति n2 बराबर n1 प्लस x। यदि विस्पंदों की संख्या बढ़ती है तो n2 बराबर n1 माइनस x। एक स्वरित्र की संख्या ज्ञात आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। यह दूसरे स्वरित्र के साथ कंपित कराने पर 4B प्रति सेकंड प्राप्त होता है। यदि ज्ञात आवृत्ति वाले स्वरित्र की भुजाओं पर थोड़ा सा मोम लगाकर पुनः दूसरे स्वरित्र के साथ कंपित कराए जाने पर 4B प्रति सेकंड सुनाई पड़ता है तो दूसरे स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। n2 बराबर n1 प्लस x बराबर 254, n2 बराबर कितना हो जाएगा 254 प्रति सेकंड। यदि मोम लगाने के पश्चात विस्पंदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तो दूसरे स्वरित्र की अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करो। n2 बराबर क्या हो जाएगा n1 प्लस x। एक्सरसाइज है यहाँ पे n बराबर 256 हर्ट्ज, n2 बराबर 256 प्लस 4 बराबर 260 हर्ट्ज। किसी स्वरित्र की भुजाओं को घिस कर पहले की अपेक्षा बारीक कर दिया जाए तब एक समान लंबाई व तनाव बल के लिए कंपन की आवृत्ति पहले की अपेक्षा अधिक होगी। अर्थात दो विभिन्न अवस्थाओं में तार को घिसने से पहले तथा घिसने के पश्चात उत्पन्न विस्पंदों की संख्या यक्स है तब तार के घिसने के पश्चात उत्पन्न आवृत्ति n2 बराबर n1 प्लस x हो जाएगी। एक स्वरित्र द्विभुज तथा वायु स्तंभ को एक साथ कंपित कराए जाने पर 5B प्रति सेकंड प्राप्त होता है। इस समय ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि ताप में 10 सेंटीग्रेड की कमी कर दी जाए 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी कर दी जाए तो विस्पंद की संख्या 3B प्रति सेकंड प्राप्त होती है। यदि स्वरित्र त्रिभुज की आवृत्ति ऑर्गन पाइप में कंपन से उत्पन्न आवृत्ति से अधिक है तो ऑर्गन पाइप में कंपन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। n प्लस 5 बराबर 27, n प्लस 3 बराबर 10 तो v बराबर n लैम्डा क्या हो जाएगा n बराबर 118.33 हो जाएगा। ध्वनि तथा ध्वनि के अभिलाक्षण। ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा अनुदैर्घ्य तरंगों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का एक उदाहरण है। ध्वनि ऊर्जा की तीव्रता P नॉट बराबर B के S0 अपान ये हो जाएगा B2 पाई A अपान लैम्डा। तो ध्वनि ऊर्जा द्वारा माध्यम में उत्पन्न औसत दाब U अपान V बराबर न्यू अपान 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर A स्क्वायर अपान लैम्डा। P नॉट बराबर U अपान V बराबर न्यू नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर A स्क्वायर रो। ध्वनि ऊर्जा संपीड़न व विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ध्वनि ऊर्जा के लिए विस्थापन का समीकरण प्रगामी तरंग के रूप में y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, x बराबर a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्वनि ऊर्जा के संचरण में माध्यम के कण के कंपन की चाल तथा तरंग की चाल में संबंध vp अपान v बराबर माइनस dx अपान dt। तरंगों के समूह का वेग। जब किसी माध्यम में नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तब माध्यम के अलग अलग कणों से उत्पन्न तरंगों के कंपन के विस्थापन अलग अलग प्राप्त होते हैं। प्रत्येक विस्थापन के लिए आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य
का मान दूसरे विस्थापन के लिए आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य का मान भिन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार तरंगों के समूह का वेग तरंग के वेग से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। Vg बराबर डी ओमेगा अपान डी के, Vg बराबर डी बाई डी के अपान वी ओमेगा, V बराबर W अपान के, Vg बराबर V माइनस लेमडा डी यू डी वी अपान डी लेमडा। ध्वनि ऊर्जा के अभिलक्षण। ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं: लाउडनेस, पिच, टिम्बर, इंटेंसिटी। प्रबलता, लाउडनेस। ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसमें ध्वनि तीव्र अथवा धीमी सुनाई पड़ती है, प्रबलता कहते हैं। प्रबलता की माप ध्वनि की तीव्रता से की जाती है। L बराबर के लॉग आई। लाउडनेस एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष द्वारा किसी समय उसके श्रवण प्रभाव से सुनी जाती है। किसी एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में संवेदना अलग अलग हो सकती है। प्रबलता के मात्रक। फान किसी माध्यम में तरंग के कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर उसके माप फान मात्रक द्वारा की जाती है। फोन को डेसिबल और बेल के पदों में व्यक्त किया जाता है। एक फान बराबर 40 डेसिबल, एक फोन बराबर एक सेल, तो 1 डेसिबल बराबर 25 हर्ट्ज। आपेक्षिक प्रबलता बी बराबर 10 लॉग आई अपान आई नॉट डी बी, तो आई नॉट बराबर 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ध्वनि स्रोत की आपेक्षिक प्रबलता ज्ञात कीजिए। बी बराबर 10 लॉग 10⁻8 अपान 10⁻12 बराबर 10 लॉग 4। बीटा बराबर 10 इंटू 4 लॉग 10⁻10, मतलब ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू 40 डेसिबल। पिच क्या होता है? तारत्व, ध्वनि का अभिलक्षण जिससे ध्वनि ग्रेस अथवा श्रिल प्रतीत होती है, पिच कहलाती है। तारत्व का मात्रक, पिच की मात्रक MEL मिल में की जाती है। 1 मिल बराबर 1 हर्ट्ज, 1000 मिल बराबर 1000 हर्ट्ज, 40 dB बराबर 1 फॉन बराबर 1 सोन। हाई लो ऑसिलेशन, श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड। टिम्बर गुणता, क्वालिटी, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे विभिन्न ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि हमें एक साथ प्राप्त होती है तथा उनमें अंतर भी महसूस होता है। टिम्बर्स क्वालिटी कहते हैं। स्वर तथा स्वरक, किसी ध्वनि स्रोत से विभिन्न आवृत्तियां उत्पन्न की जा सकें तथा ऐसी आवृत्ति में कोई म्यूजिकल रिलेशन किसी स्केल पर प्राप्त होता है तो इन्हें स्वर या नोट कहते हैं। स्वर या क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। तो 1:1 रहेगा तो यूनिशन है, 2:1 रहेगा तो ऑक्टेव नोट है, और 3:2 रहेगा तो फिफ्थ नोट है, और 4:3 है तो फोर्थ, 5:4 है तो ये थर्ड, और ये 6:5 है तो थर्ड हाई नोट है। स्वरक टोन, किसी स्वर में केवल एक आवृत्ति उत्पन्न हो तो उसे स्वरक टोन कहते हैं। सन्नादी आवृत्तियाँ, स्वर में उत्पन्न आवृत्तियों का व्यवस्थित क्रम सन्नादी कहलाता है। जैसे ऑक्टेव स्केल पर अंतिम आवृत्ति प्रथम आवृत्ति की 2 गुना होती है। अब देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। यूएस क्या है? स्पीड ऑफ साउंड सोर्स है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ध्वनि स्रोत ध्वनि की तथा श्रोता की मध्य सापेक्ष गति के कारण वास्तविक आवृत्ति में होने वाली आभासी परिवर्तन का अध्ययन करता है। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों स्थिर है तो दोनों एक ही दिशा में नियत चाल से गतिमान है, तो इन अवस्थाओं में डॉपलर इफेक्ट लागू नहीं होता। डॉपलर इफेक्ट ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के साथ साथ प्रकाश में भी लागू होता है। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य डॉपलर प्रभाव समांतर गति के लिए ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है। यदि दोनों स्थिर हैं तो ये क्या हो जाएगा? डॉपलर इफेक्ट म्यू नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व एट रेस्ट पॉइंट। एक सेकंड पश्चात ध्वनि स्रोत द्वारा तय की गई दूरी म्यूएस के परिमाण के बराबर होगा तथा ध्वनि ऊर्जा द्वारा तय की गई दूरी ध्वनि की चाल के परिमाण के बराबर होगी। चित्र के अनुसार 1 सेकंड
पश्चात ध्वनि बिंदु C से उत्पन्न होगी, अतः C से B तक सापेक्ष दूरी तय करने में उत्पन्न आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य पहले की अपेक्षा भिन्न भिन्न या अलग अलग होगी। इस अवस्था में ध्वनि की चाल V बराबर n डैश लैम्डा डैश, n डैश बराबर V अपान लैम्डा डैश, V बराबर V माइनस वी एस बराबर n लैम्डा डैश, लैम्डा डैश बराबर V माइनस वी एस अपान n, n डैश बराबर V अपान V माइनस वी एस अपान n, n डैश बराबर n V अपान V माइनस वी एस। जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर गतिमान है तो क्या हो जाएगा, V बराबर n डैश लैम्डा डैश, n डैश बराबर V अपान V प्लस वी एस n। जब श्रोता स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है तो n डैश बराबर n प्लस n1, n डैश बराबर n प्लस V नॉट अपान लैम्डा, n डैश बराबर n प्लस n V डैश अपान V, n डैश बराबर n V प्लस V डैश अपान V। यदि श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर गतिमान है तब आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n V माइनस V नॉट अपान V। जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की तरफ अथवा दूर गतिमान होता है तब इस अवस्था में आभासी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन वृद्धि अथवा कमी के कारण प्राप्त होती है। n डैश बराबर n V अपान V प्लस माइनस वी एस। जब श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के दूर अथवा निकट गतिमान होता है जब वह इस अवस्था में वास्तविक आवृत्ति के अलावा अतिरिक्त आवृत्ति का संचय अथवा क्षय करता है। n डैश बराबर n V प्लस V नॉट अपान V। तो जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर गतिमान है तो n डैश बराबर V अपान V प्लस वी एस n। जब श्रोता स्थिर स्रोत की ओर गतिमान है n डैश बराबर n प्लस n V नॉट अपान V। तो n डैश बराबर n V प्लस V नॉट अपान V। यदि श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर गतिमान है तब आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n V माइनस V नॉट अपान V। जब ध्वनि जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की तरफ अथवा दूर गतिमान होता है तब इस अवस्था के आभासी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन वृद्धि अथवा कमी के कारण प्राप्त होता है। n डैश बराबर n V अपान V प्लस माइनस वी एस। जब श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर अथवा निकट गतिमान होता है जब वह इस अवस्था में वास्तविक आवृत्ति के अलावा अतिरिक्त आवृत्ति का संचय अथवा क्षय करता है तो n डैश बराबर n V प्लस माइनस V नॉट अपान V। जब ध्वनि तथा श्रोता दोनों गतिमान है जब दोनों एक दूसरे के निकट गतिमान है तो n डैश बराबर n V प्लस V नॉट V माइनस वी एस। जब दोनों एक दूसरे से दूर गतिमान है तो n डैश बराबर n V माइनस V नॉट अपान V प्लस वी एस। दोनों एक ही दिशा में असमान चाल से गतिमान है तो क्या हो जाएगा, n डैश बराबर n V माइनस V नॉट अपान V माइनस वी एस। जब स्रोत तथा श्रोता एक दूसरे के लंबवत हैं तो n डैश बराबर n V प्लस V नॉट कॉस फाई अपान V माइनस वी एस कॉस थीटा। जब लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर गतिमान है n डैश बराबर V माइनस वी नॉट कॉस फाई अपान V प्लस वी एस कॉस थीटा। वृत्तीय गति में डॉपलर प्रभाव कंडीशन। जब ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर गतिमान है n डैश बराबर n V अपान V प्लस वी एस, n डैश बराबर n V अपान V प्लस आर ओमेगा। ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है n डैश बराबर n V अपान V माइनस वी एस। प्रतिध्वनि में डॉपलर का प्रभाव। एक ध्वनि स्रोत किसी परावर्तक तल की तरफ गतिमान है, एक श्रोता स्थिर है तथा ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर गतिमान है, परावर्तक तल की तरफ गतिमान है। श्रोता द्वारा सीधे सुनी जाने वाली आवृत्ति तथा परावर्तित ध्वनि के कारण सुनी जाने वाली आवृत्ति। स्थिर श्रोता द्वारा नीचे सुनी जाने वाली आवृत्ति n डैश बराबर n V अपान V प्लस वी एस। प्रतिध्वनि के कारण सुनी जाने वाली आवृत्ति n डैश बराबर n V अपान V माइनस वी एस। तो दो विभिन्न घटनाओं में उत्पन्न विस्पंदों की संख्या n डबल डैश बराबर n डबल डैश माइनस n डैश बराबर n V अपान V माइनस वी एस माइनस n V अपान V प्लस वी एस। तो एन वी बराबर 1 अपान V माइनस वी एस माइनस 1 अपान V प्लस वी एस। एन वी बराबर V प्लस
वी एस माइनस वी प्लस वी एस, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एस, एन डबल डैश माइनस एन डैश बराबर 2n वी डैश वी एस, वी स्क्वायर माइनस वी एस। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं आगे। आफ्टर इको अगर रहेगा तो एन डैश अपान एन डबल डैश बराबर 1/1। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो एन डैश एन डबल डैश वी माइनस वी नॉट कर देंगे। वायु का प्रभाव क्या हो जाएगा, एन डैश बराबर एन वी प्लस माइनस ओमेगा माइनस वी नॉट अपान वी प्लस माइनस ओमेगा माइनस वी एस। नोट, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव श्रोता तथा स्रोत की सापेक्ष गति के साथ साथ उनकी स्थितियों पर भी निर्भर करता है, जबकि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव आइंस्टीन के सापेक्ष या आपेक्षिक गति के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। यदि ऑब्जर्वर तथा लाइट सोर्स अथवा इनमें से किसी एक की गति के कारण इनके बीच की दूरी घटती है, तब इस अवस्था में आवृत्ति की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। वी डैश बराबर वी रूट ऑफ 1 प्लस वी अपान सी अपान 1 माइनस वी अपान सी। यदि लाइट सोर्स तथा ऑब्जर्वर अथवा उनमें से कोई एक दूसरे के सापेक्ष दूर गतिमान है, तब इस अवस्था में तीव्रता व आवृत्ति न्यूनतम प्राप्त होती है। वी डैश बराबर वी रूट ऑफ 1 माइनस वी अपान सी अपान 1 प्लस वी अपान सी। डॉपलर विस्थापन, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव का अध्ययन करते समय स्पेक्ट्रम लाइन अपने स्थान से लेफ्ट या राइट विस्थापित हो जाती है। इस घटना को डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। जब आकाश में किसी स्टार या पृथ्वी के पास आते समय स्पेक्ट्रल लाइन न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ओर शिफ्ट हो जाती है, जबकि दूर जाते समय अधिकतम तरंगदैर्घ्य की ओर शिफ्ट हो जाती है। डॉपलर शिफ्ट के सिद्धांत पर रडार का निर्माण किया जाता है। रडार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉपलर विस्थापन की माप, लैम्डा वी अपान सी बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो डेल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वी अपान सी। लैम्डा वी बराबर साई पॉजिटिव है। ये डॉपलर प्रभाव द्वारा विश्व के प्रसार होने की पुष्टि होती है। इस क्रिया में स्पेक्ट्रल लाइन रेड कलर की ओर विस्थापित हो जाती है। रेड कलर की ओर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे, जो कि अगला चैप्टर होगा। धन्यवाद।